सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 25। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशाओ ने लिंगशान माउंटेन में जाकर अपने पेपरमैन के साथ मिलकर जिंगचेन को बुरी तरह से घायल किया। उसके पास युआन टू स्वॉर्ड थी, जिससे ये बात साबित हो गई कि जिंगचेन ने ही आइज ऑफ सी को ओपन किया था। इसीलिए जुंटी को पीछे हटना पड़ता है। जुंटी को लग रहा था कि जिंगचेन की मौत से उसका सारा प्लान चौपट हो गया, मगर तभी वहाँ पर उसका एक और डिसाइपल आ जाता है जिसका नाम था डीजांग, और उसके साथ डीटिंग नाम का एक खास स्पिरिचुअल बीस्ट था जो किसी के भी थॉट्स को पढ़ सकता है। इसलिए ये लोग दोबारा से हेवंस पर अटैक करने की प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं। अब आगे तो हम देखते कि जेड एम्परर चांगशाओ के तेज दिमाग और हार्ड वर्क की तारीफ कर रहे थे। वो कहते कि भले ही हम जिंगचेन को खत्म नहीं कर पाए, मगर तुमने सभी लोगों को वहाँ पर जमा करके जीफांग टाओइज्म को दिखा दिया कि हमारी रियल पावर कितनी है। जिस पर चांगशाओ कह रहा था कि प्लीज आप मुझे कोई शाबाशी ना दे। एक तो मैं आइज ऑफ सी को ओपन होने से रोक नहीं पाया, जिस वजह से कई सारे ड्रैगन्स मारे गए, और साथ ही आपकी गोल्डन बॉडी भी सेक्रीफाइस हो गई। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पनिश करें। तभी जेड एम्परर उससे कहते कि अरे तुम सारा इल्जाम खुद पर मत लो, तुमने तो अपना बेस्ट दे के सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाया था। अगर ब्लेम करना ही है तो डीमन कोर्ट को करना होगा। उनकी वजह से आइज ऑफ सी ओपन होकर कई सारे लोग मारे गए। इसमें बराबरी का दोष जीफांग टाओइज्म का भी है। उन्होंने ड्रैगन्स को अपनी पावर्स का रूप दिखाकर बुली किया था, और सबसे बड़ा ब्लेम तो खुद मेरे हेवनली कोर्ट को देना चाहिए, जो कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। खैर, मैं अब जल्दी थंडर ट्रिब्यूलेशन के लिए असेंड होने वाला हूँ। तब तक हेवनली कोर्ट का सारा काम क्वीन मदर संभालेगी। जिस पर चांगशाओ परेशान होकर कह रहा था कि अभी तो सब कुछ नॉर्मल हुआ है, अगर आप ऐसे यहाँ से दूर चले गए तो डीमन प्रिंस इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वो हम पर दूसरा अटैक भी कर सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ट्रिब्यूलेशन पर ना जाए। जिस पर एम्परर कह रहे थे कि शायद अब तुम्हें सच्चाई बतानी होगी। देखो, जब आइज ऑफ सी ओपन हुई तब डाउ ऑफ हेवन के नियमों के अनुसार ड्रैगन्स ने अपनी जान देकर उसे फील करना चाहिए था। हम इस मसले में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। ये सुनकर चांगशाओ सोचता है कि भले ही ड्रैगन्स ने हेवनली कोर्ट के सामने सबमिट किया, मगर फिर भी हेवन उनकी मदद नहीं कर सकता। तभी एम्परर बताते हैं कि हेवनली कोर्ट को हमेशा हेवंस के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन मैंने अपनी गोल्डन बॉडी को सैक्रिफाइस करके उस आइज ऑफ सी को बंद किया, यानी कि मैंने डाउ ऑफ हेवन के नियमों को तोड़ा है। इसलिए डाउ ऑफ हेवन मुझे पनिशमेंट देने वाले हैं। ये बात चांगशाओ को एकदम गलत लग रही थी। वो सोचता है कि एम्परर ने तो ये सब ड्रैगन्स को बचाने के लिए किया था, तो फिर उन्हें सजा क्यों मिल रही है। एम्परर भी ये बात जानते थे कि उनके साथ गलत हो रहा, मगर यही तो डाउ ऑफ हेवन की मर्जी थी। वो कहते कि यहाँ पर बस डाउ ऑफ हेवन का राज चलता है, इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आज चांगशाओ को एक कड़वी हकीकत पता चली कि खुद हेवन के एम्परर भी डाउ ऑफ हेवन के सामने कुछ नहीं बोल सकते, और न ही वो डाउ ऑफ हेवन को चैलेंज कर सकते हैं। इधर एम्परर कहते कि वन लाइफ टाइम ट्रिब्यूलेशन 100 सालों तक चलेगा, यानी कि मुझे 100 सालों तक यहाँ से दूर रहना पड़ेगा। और ये बात तो हम छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि लुया को पता था कि हुआ आउटियान मेरा ही रीइंकार्नेशन फॉर्म है, और लुया डीमन कोड का सदस्य होने की वजह से डाउ ऑफ हेवंस के रूल्स को भी जानता है। तो उसे पता है कि अब मुझे 100 सालों की पनिशमेंट मिल गई है, तो वो इस दरमियान कोई ना कोई हरकत तो जरूर करेगा। अगर हमें उसका सामना करना है तो हमने भी जल्दी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अपनी सेना को और पावरफुल बनाना होगा, ताकि हम लुया को ऐसा सबक सिखा पाए कि वो दोबारा से हमारे साथ जंग करने का सोचे भी ना। चांगशाओ भी उनकी बातों से अग्री था। वो कहता है एम्परर हम अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करेंगे, फिर देखते कि लोया हमारा क्या बिगाड़ेगा। अब जेड एम्परर कह रहे थे कि चलो आज हम कोई ऑफिशियल जैसी बात नहीं करेंगे, कभी कभार हमने अपनी फ्रेंडशिप को भी मौका देना चाहिए। आज एक दोस्त बन के आगे की प्लानिंग करेंगे। वही दूसरी तरफ लुया भी उसी बारे में बात कर रहा था। वो कह रहा था कि हाउ टियान ने अपनी मेरिट यूज की है, उसने अपनी गोल्डन बॉडी सेक्रीफाइस कर दी, तो उसे पनिशमेंट मिलना तो तय था। पिछली बार मैं एम्परर को खत्म करने के बहुत करीब था, मगर तब एंसेस्टर होंग जून ने वहाँ के मुझे रोक दिया। दरअसल यहाँ पर लोया डाउ ऑफ हेवंस की बात कर रहा था। वो कहता है कि अब तो एम्परर पनिशमेंट के लिए हेवनली कोर्ट से दूर चला जाएगा, तो यही हमारे पास सुनहरा मौका है। हम हेवनली कोर्ट को निस्तनाबूद कर देंगे। तो बताओ कब तक रिफाइन होके तैयार होगा। गाइस, यहाँ पर लोया अपने किसी खास ट्रेजर के बारे में बात कर रहा था, जिस पर उसका चमचा बता रहा था कि उसे रिफाइन होने में लगभग 100 साल तो लग ही जाएंगे। और ये सुनकर लोया भड़क गया। वो कह रहा था
कि तब तक वो एम्परर तो पनिशमेंट लेकर वापस भी आ जाएगा। नहीं, हमें ये जल्दी ही करना होगा। सिर्फ यही ऑब्जेक्ट हमें हेवंस पर फतेह हासिल करा के दे सकता है। और तभी उन्हें एक आवाज आती है जो कह रही थी कि मैं हूँ ज़ीफांग ताओइज्म का डिसाइपल डीजांग। मैं यहाँ प्रिंस लुया से मिलने आया हूँ। लुया देखता है कि डीजांग अपने बीस्ट पर सवार होकर वहाँ पहुँच चुका है। लुया उससे पूछ रहा था कि तुम्हें मेरा सीक्रेट लोकेशन कैसे मिल गया? ये तो किसी को भी पता नहीं था। कि ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारा ज़ीफांग ताओइज्म मुझे फॉलो कर रहा? जिस पर डीजांग उसे बताता है कि मैंने कई सालों से 5 कॉन्टिनेंट में ट्रैवल किया है, तो मेरे पास मेरे कुछ खास तरीके हैं जिससे मैं लोगों को ट्रैक कर सकता हूँ। दरअसल ये काम उसके बीस्ट डीटिंग ने किया था। इधर लोया का चमचा अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए लोया को बताता है कि डीजांग ज़ीफांग ताओइज्म का दूसरा सेंट जी इनका फेवरेट डिसाइपल है। जी इन ने डीजांग पर काफी सारे फेवर किए थे। ऐसा कहा जाता है कि डीजांग लोगों को और लिविंग बींग्स को अच्छे से समझने के लिए हमारी पूरी दुनिया के सफर पर निकल पड़ा। उसने 5 कॉन्टिनेंट में कई साल बिता दिए और फिर इसी से उसे इनलाइटनमेंट हासिल हुई, जिसके बाद वो एक टाओइस्ट हार्ट को कल्टीवेट कर पाया। अगर ये यहाँ पर आया है इसका मतलब ये है कि ज़ीफांग क्लैन एक बार फिर से कुछ प्लानिंग कर रहा। इधर डीजांग लोया से कह रहा था कि मुझे यहाँ देखकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस मेरे भाई जिंग चेन की रिप्लेसमेंट हूँ। उसका अधूरा काम मैं पूरा करूँगा। मैं आपके साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। मेरे लिंगशन माउंटेन के सेंट्स चाहते हैं कि आप यानी कि आपके डीमन आर्मी हमें सपोर्ट करे ताकि हम हेवनली कोर्ट और सारे टाओइस्ट क्लैन से बदला ले पाए। उन लोगों ने हमारे घर आके हमारी बेइज्जती की थी। जिस पर लुया क्लियर कर देता है कि मैंने पहले भी ज़ीफांग के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं किया था, ये तो बस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बेनिफिट पर डिपेंड था। अगर अब मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा तो मेरा डीमन कोर्ट यहाँ मौजूद जितने भी टाओइज्म क्लैन है उन सबका दुश्मन बन जाएगा। अगर इतनी बड़ी रिस्क उठानी है तो फिर लिंगशान माउंटेन को मुझे बदले में कोई खास चीज देनी होगी। जिस पर डीजांग कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि आपके पास एक खास ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से आप हेवन को हरा सकते हो, लेकिन अभी तक वो ऑब्जेक्ट रिफाइन नहीं हुआ। लेकिन अगर आप हमें सपोर्ट करो तो मेरे पास एक मेथड है जिससे ऑब्जेक्ट जल्दी रिफाइन हो सकता है। इसमें 100 साल भी नहीं लगेंगे और यही तो लुया को भी चाहिए था। जिसके बाद हमें अंडरग्राउंड में मौजूद 6 पाथ रीइंकार्नेशन वाली विचेस दिखाई जाती है जो कि शुराज के साथ जंग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनकी डेथ होना शुरू हो गई। ये सिलसिला काफी लंबे अरसे से चलता आ रहा था। साथ ही उनकी बॉडी से उनकी सोल रिमेन्स रिलीज हो रही थी। विचेस को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वो कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा विचेस क्लैन वैनिश हो जाएगा। वहाँ पर हम विचेस के जनरल्स को देखते हैं। उन्होंने पहले एक बार चांगशाओ की मदद की थी तो उन्हें लग रहा था कि बस अब चांगशाओ ही उन्हें इस मुसीबत से बचा सकता है। न्यू कह रहा था कि चांगशाओ हेवन के वाटर गॉड का दोस्त है, शायद वो हमारी बात वाटर गॉड तक पहुंचा देगा। इसलिए ये दोनों चांगशाओ से मिलने का प्लान बनाते हैं। इधर चांगशाओ एम्परर के साथ आगे की सारी प्लानिंग करके रिलैक्स हो गया था। उसने एम्परर के साथ एक बहुत ही लंबी मीटिंग की जिसमें अगले 100 सालों की सेफ्टी प्लान्स बनाए गए। उसे बस हाई लेवल के पार कॉम्बैट की जरूरत थी और तभी उसे फील होता है कि वहाँ कोई आ गया है। ठीक से देखने के बाद उसे पता चला कि अरे ये तो अंडरग्राउंड की विचेस है। इधर ये दोनों डूशियन के गेट पर आके कह रहे थे कि हमारे थोबड़े देख के यहाँ के लोग डर जाएंगे तो हमने उन्हें उतार देना चाहिए, इसलिए तुरंत ही उसे हटा देते हैं। चांगशाओ कह रहा था अच्छा तो ये इनके हेड गियर थे, मुझे लगा नहीं था कि वूनी और वूमा इतने ज्यादा हैंडसम होंगे, लेकिन ये लोग मेरे से मिलना क्यों चाहते हैं। अब चांगशाओ तो डूशियन क्लैन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो खुद ही उनसे मिलने पहुंच गया। वो कह रही थी कि यार हमें तुमसे एक मदद चाहिए। तो चांगशाओ कहता है अगर तुम्हारा 6 पाथ रीइंकार्नेशन खतरे में है तो मुझे बता दो, जितना मेरे से बन पाएगा मैं उतनी मदद कर सकता हूँ। जिस पर नेओ कह रहा था कि यार तुमने जितना हो सके उतनी मदद नहीं बोलना चाहिए, ये बोलो कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। वहाँ पर डूशियन का एक डिसाइपल था। वो देखता है कि इतने खतरनाक लोगों से चांगशाओ की दोस्ती कैसे हो गई, आखिर ये लोग है कौन। इधर नेओ चांगशाओ को समंदर किनारे ले जाकर अपनी मसल्स दिखा रहा था। वो कहते है देखा ना हम विचेस के पास कितनी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, इसी के चलते हम शुराज के साथ इतने सालों से फाइट करते आए, उनके पॉइजन का भी हम पर कोई असर नहीं होता और ना ही हम कभी बीमार पड़ते हैं। अब उसके डोले शोले देखकर तो चांगशाओ के पसीने छूट गए थे। फिर नेओ बताता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी होने के बावजूद भी हमारे क्लैन के लोग मारे जा रहे हैं। जिस पर चांगशाओ कह रहा था कि तुम तो हजारों
सालों से शुराज के साथ फाइट करते आए हो, कहीं ये उनकी तो हरकत नहीं है। जिस पर न्यू बताता है कि महान सेन जुयान ने कुछ दिनों पहले ही शुराज क्लैन पर अटैक किया, जिसमें शुराज बुरी तरह से घायल हो गए थे और फिलहाल तो कमीने शुराज खुद को हील करने में लगे हुए हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर हम उन पर अटैक करने वाले थे, मगर अचानक से हमारे लोग ही मारे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपने दोस्त वाटर गॉड हिस्परस से इस बारे में बात करो, हमारे क्लैन को उनकी मदद की जरूरत है। मगर चांगशाओ को तो लग रहा था कि डाव ऑफ हेवन ही इन्हें जानबूझ के पनिश कर रहा होगा। तभी ने उसे हजारों साल पुराना किस्सा सुनाने लगता है। वो कह रहा था कि जब हमारे क्लैन ने डीमन के साथ ग्रेट बैटल में फाइट की थी, तब हमारे विचेस के एंसेस्टर गोंग ने बुझाओ माउंटेन को क्रश कर दिया, जिसमें सारे सेलेस्टियल पिलर्स कोलैप्स हो गए थे और इसका अंजाम ये हुआ कि सेलेस्टियल रिवर में फ्लड आना शुरू हो गए। इस सैलाब ने कई सारे लिविंग बींग्स को खत्म कर दिया था। हमारी ये दुनिया उन मरे हुए लोगों की आत्माओं से भर गई। तो हमने गॉडेस हाउटू को इसके बारे में बता दिया। इसलिए गॉडेस ने 6th पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन क्रिएट किया, ताकि वो भटकती हुई आत्माएं दोबारा से रीइंकार्नेट होकर हमारे विचेस के पाप धुल जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उन मरे हुए लोगों का पाप सारा हमारे सिर पर आ जाता। अब पता नहीं डाव ऑफ हेवन उसी की वजह से हमें पनिश कर रहे। इधर चांगशाओ सोच रहा था कि अगर ये डाव ऑफ हेवन की पनिशमेंट है तो मुझे इसके बारे में एम्परर को बताना होगा। मेरे ख्याल से यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। 6th पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन के लोग बहुत स्ट्रांग है। अगर हमने उनकी मदद की तो वो भी हमारे आर्मी के साथ जुड़ जाएंगे। वैसे भी हेवनली कोर्ट की सेना में हाई लेवल कॉम्बैट पावर की कमी थी, वो यहाँ से पूरी हो सकती है। तो कहते हैं ठीक है, आप फिक्र नहीं करो, मैं अभी के अभी वाटर गॉड को इसके बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। दरअसल ये वाटर गॉड और कोई नहीं बल्कि चांगशाओ का ही क्लोन था, जो कि पहला सी गॉड था और अब उसे प्रमोशन देकर वाटर गॉड बना दिया। जिसके बाद चांगशाओ 6th पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन को विजिट करने चला जाता है। विचेस ने उसके स्वागत के लिए बैंड बाजा बुला लिया था। वो लोग जोर जोर से शहनाइयाँ बजा रहे थे, जिससे चांगशाओ के सिर में दर्द होने लगता है। तो अब चांगशाओ उनकी शहनाइयाँ बंद करवा के कहने लगता है कि मैंने हमारे जेड एम्परर के साथ इस बारे में डिस्कस किया है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा वो डाव ऑफ हेवन की पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं है, और इसी वजह से हमारे जेड एम्परर विचेस को लेकर बहुत परेशान है। वो चाहते थे कि मैं खुद ही यहाँ आके इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करूँ। जिस पर न्यू कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने, हमारे जज ने इतना खास वेलकम कभी किसी का नहीं किया था जितना कि आपका किया है। वो वाटर गॉड के एकदम नजदीक जाकर बात कर रहा था, इसी वजह से वो माँ को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही उसके मुंह पे एक लात मार के उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। अब विचेस का जज चांगशाओ को क्लैन में ले गया। चांगशाओ देख रहा था कि वहाँ पर कई सारे विचेस मरे पड़े हैं और जो जिंदा है वो बुरी तरह से वीक थे। जज बता रहा था कि वाटर गॉड देखिए हमारी विचेस क्लैन की क्या हालत हो गई, इनमें तो ना ही कोई घायल है और ना ही कोई बीमार है। चांगशाओ पूछ रहा था कि क्या सब अचानक से मारे गए, जिस पर जज बता रहा था कि हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, लेकिन हमें तो कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए हमें तो ये लग रहा कि ये सब डाव ऑफ हेवन की पनिशमेंट है। तो चांगशाओ पूछ रहा था कि ये शुरू कब से हुआ, जिस पर वो बंदा बताता है कि 1 महीने पहले जो विचेस पहरा दे रहे थे वो अचानक से मारे गए और तभी से ये सिलसिला शुरू हो गया। तो चांगशाओ न्यू और उमा के साथ मिलकर वहाँ का खाना पानी कपड़े सब कुछ चेक करता है, मगर उनमें कोई पॉइजन नहीं था। तो चांगशाओ को ये मैटर सुलझाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो कहता है कि जरूर से यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फॉर्मेशन होगा जो इन लोगों को मारने के लिए किसी ने सेटअप किया हो, इसीलिए वो अपने डिवाइस के जरिए फॉर्मेशन को चेक करता है, मगर वहाँ पर तो फॉर्मेशन का कोई नामो निशान नहीं था। तो अब चांगशाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके विचेस के सोल ट्रेसेस को फॉलो करता है और इस बार उसे काम की जानकारी मिल गई। दरअसल वो फॉर्मेशन विचेस क्लैन में नहीं था बल्कि कहीं बाहर ही सेटअप किया हुआ था और वो फॉर्मेशन अर्थवेन की मदद से उन सारे सोल रिमेन्स को अपने पास कलेक्ट कर रहा था। तो अब चांगशाओ इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर हम उस फॉर्मेशन को देखते हैं जो अर्थवेन की मदद से उन सारी सोल्स को कलेक्ट कर रहा था और ये फॉर्मेशन लिया के ऑब्जेक्ट को रिफाइन करने में मदद करता है और यही तो डिजाइन की आइडिया थी। साथ ही इन लोगों ने अर्थवेन पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जो किसी भी दुश्मन को यहाँ आने से रोक लेंगे। इधर चांगशाओ अर्थवेन्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था और उसे इन अर्थवेन्स में एक अजीब सी पावर फील होती है जो उसने पहला कभी महसूस नहीं की थी। अब वो देखता है कि आगे का रास्ता तो ब्लॉक है, यहाँ से दूसरी अर्थवेन शुरू हो गई थी और फिर चांगशाओ को पता चला कि वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं जो इस पूरे इलाके को गार्ड करने का काम कर रहे थे। और अभी अभी चांगशाओ ने जो अजीब सी टाविस पावर को फील किया था वो एक्टिवेट होकर उस पे हमला करना शुरू कर देती है। उस पूरी जगह में खलबली मच गई थी, मगर चांगशाओ जैसे तैसे खुद को बचाते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ के पत्थर अपने आप ब्रेक होकर उसे मारने की फिराक में थे। तो चांगशाओ अर्थ एस्केप का यूज करने लगता है, लेकिन इस जगह पर वो अपनी फायर एलिमेंट का यूज
यूज नहीं कर पा रहा था, यानी कि इस जगह को कम्प्लीटली सील किया है। इसीलिए अब वो अर्थविंड के जरिए ही आगे बढ़ने लगता है। वहाँ पर ढेर सारी अर्थविंड्स थी, जिन्हें देखकर चांगशाओ इतना तो समझ गया कि यहाँ पर कुछ बड़ी प्लानिंग की जा रही है। इसीलिए वो अपने पेपरमैन को उन सोल रिमेन्स के पीछे लगा देता है। हालांकि उसके पेपरमैन भी वहाँ मौजूद पावर के आगे टिक नहीं पाए। ये देख के चांगशाओ खुद ही अर्थविंड्स के पीछे जाता है। इसमें उसकी जान को भी खतरा था, मगर फिर भी वो इतनी बड़ी रिस्क उठाकर फाइनली उस जगह पहुँच गया जहाँ पर विचेस की सारी सोल जमा हो रही थी। वो तो इतनी सारी प्लानिंग देख के हैरान हो गया। वो कह रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसा सेटअप किया है जो कि स्पिरिचुअल सेंसेस को आइसोलेट करता है, यानी कि मैं अब इसकी खबर किसी को भी नहीं दे सकता और ना ही मुझे यहाँ कोई फॉर्मेशन नजर आएगा। अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन था, जो कि है टाइजी डायग्राम का यूज करना। तो तुरंत ही अपने ट्रेजर को एक्टिवेट करते हुए उस पूरे एरिया को चेक करने लगता है। वो देख पा रहा था कि ये तो लुया की टेरिटरी है। वो डीमंस जंग की तैयारी कर रहे थे। साथ ही वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था जिसमें विचेस की सोल को रिफाइन करके डाला जा रहा था। डीजांग लुया को बताता है कि मैंने जानबूझ के विचेस की सोल का यूज किया है ताकि रिफाइनिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज हो जाए। आपका बंदा कह रहा था कि इसे रिफाइन होने में 100 साल लगेंगे, लेकिन अब तो ये बस 7 ही दिनों में रेडी हो जाएगी, जिसके बाद हमें उस खतरनाक सोड की झलक दिखाई जाती है। लुया बड़े ही शान से कह रहा था कि ये है मेरी हेवन स्लेइंग सोड। अगर ये मेरे हाथ में आ गई तो हमें डा ऑफ हेवन के पावर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक ही झटके में हेवनली कोड के गेट्स को डिस्ट्रॉय करके क्लाउड पैलेस में पहुंच जाऊंगा। इधर चांगशाओ की आहट डी टिंग ने सुन ली थी, तो तुरंत ही उस आहट को आइडेंटिफाई करके डीजांग को खबर देता है कि सीनियर वाटर गॉड यहाँ पर आ चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।